जगन के पास अब अपनी अलग चाबी थी, जिससे वो चुपचाप ताला खोलता, भीतर जाता और अपने तथा बेटे के कमरे के बीच का दरवाजा बंद कर देता। फिर कोट उतार कर कील पर लटकाता और कुर्ता खींचते हुए घर के पिछवाड़े चला जाता। खूब पानी अपने ऊपर उड़ेल उड़ेल कर नहाता और बाथरूम से निकल आता। आज उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, उसमें सब्जियां काट कर डाली और फिर दरदरा पीसा गेहूं डाल दिया। दिन काफी गर्म था, इसलिए उसने सिर्फ बनियान पहन ली। इधर उसका डिनर तैयार हो रहा था, उधर उसने देवताओं के सामने खड़े होकर क्षण भर के लिए आंखें बंद की। फिर एक दिया जलाकर एक बड़ी सी अलमारी के पीछे से अपना छोटा सा चरखा निकाला और उस पर सूत कातने बैठ गया। चरखे से निकल रही घर्र घर्र की आवाज और उसकी अंगुलियों से निकलता महीन सूत उसे बड़ी आत्मिक शांति दे रहा था, जिसमें वो अपने दिन भर की थकान और उल्टे सीधे विचार सब कुछ भूल गया। गांधी जी ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ही चरखे का प्रचार नहीं किया था, इसमें मनुष्य के कष्टों को भी भुला देने की क्षमता थी। लेकिन वो कुछ अनुभव भी कर रहा था, जैसे उसका जीवन अब बदलने लगा है। अगर ये सच है तो उसे इसका विरोध क्यों करना चाहिए? कल तक वो अपनी दुकान और परिवार की समस्याओं में उलझा था, आज वो अपने को एक बिल्कुल नया आदमी अनुभव कर रहा था। उसमें एक आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न होने लगा था। वो अब भी अपनी दुकान और परिवार की चिंता कर रहा था, परंतु इस नए संपर्क ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। जैसे ईश्वर ने उसकी इस कठिनाइयों से जूझती जिंदगी पर तरस खाकर उसका उद्धार करने के लिए उस दाढ़ी वाले आदमी को भेज दिया था। आंगन में खुले आसमान के नीचे चरखा काटते हुए ऊंचे खड़े नारियल के पेड़ों के नीचे बहती ठंडी हवा में वो अपनी स्थितियों का बड़ा स्पष्ट और सरल विश्लेषण करने लगा। वो सोचने लगा कि ये दाढ़ी वाला कहीं आसमान से उतरा कोई फरिश्ता तो नहीं था। नहीं तो जब उसे ऐसे किसी की सख्त जरूरत थी तभी वो अपने आप क्यों प्रकट होता, और वास्तव में किसको किसकी जरूरत थी? उस आदमी ने तो कहा था कि मुझे देवी की स्थापना करने के लिए आपकी जरूरत है, लेकिन मैं भी तो ऐसे ही किसी की जरूरत महसूस कर रहा था। उससे ये पहेली सुलझ नहीं रही थी, इसलिए उसने वहीं उसे छोड़ दिया। लेकिन ये स्मृति बहुत शक्तिशाली थी। उसने पंचमुखी देवी का जो चित्र खींचा था वो उसे रोमांचित कर गया था। तो क्या वो देवी की स्थापना करने में उसकी सहायता करे? उसे वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसलिए उस पर विश्वास कैसे किया जाए? विश्वास का आधार क्या हो? वो मूर्ति बना लेगा तो क्या करेंगे? उसके साथ उस जंगल में रहना होगा और उसे और भी मूर्तियां बनाने की प्रेरणा देनी होगी। उसकी हेयर डाई का क्या होगा? शायद मिठाई की दुकान चलाने के साथ साथ वो इसका भी बिजनेस चलाएगा। सफेद बालों वालों को ढूंढ ढूंढ कर उनके बाल काले करवाए जाएंगे और पैसा कमाया जाएगा, जिससे माली को और ज्यादा परेशानी होगी। उसने कुछ देर के लिए चरखा काटना और विचार करना बंद कर दिया और चूल्हे पर चढ़े बर्तन पर नजर डाली। इसके बाद फिर चरखे पर लौट आया और प्रकृति के इस नियम पर आश्चर्य करने लगा कि गेहूं पूरे 30 मिनट में पकता है। अगर उसे 40 मिनट तक पकाया जाए तो वो हलवा बन जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं रहता। खाना बनाने और खाने के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये सूक्ष्म नियम है। ये एक विज्ञान है और यही बात वो अपनी पुस्तक के द्वारा स्थापित करना चाहता है, जो यदि नटराज चाहता तो अब तक पाठकों के हाथों में होती। नटराज इस किताब के मामले में इतना ढीला क्यों है, जबकि माली का प्रोस्पेक्टस उसने बड़ी फुर्ती से छाप दिया? संभव है उसे मेरे विचार पसंद ना हो, लेकिन प्रेस वाले को किसी के विचारों पर क्यों ध्यान देना चाहिए? उसे तो शिवरामन की तरह होना चाहिए, जो कोई मिठाई पसंद ना हो तो भी उसे खुशी से बनाता है। चरखे पर उतरता सूत शिवरामन द्वारा बनाई जाने वाली सिवैयों की तरह महीन होकर निकल रहा था। पहिया घर्र घर्र करता खांसता खूंसता चलता जा रहा था। खुले आसमान में नारियल के पेड़ों के ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था और उसके नीचे बादल के 2 टुकड़े गुजरते नजर आए। उसने सोचा, इस साल मानसून शायद जल्दी आ रहा है। फिर उसे ख्याल आया, हर चीज जिंदगी में अपने समय पर घटित होती है, उसका विरोध क्यों करना चाहिए? अब वो माली का पिता नहीं था, हलवाई नहीं था जो रोज शाम को पैसे इकट्ठा करता। अब वो धीरे धीरे कुछ और होता जा रहा था, शायद दाढ़ी वाले मूर्तिकार का समर्थक या उसका अनुगामी। दरवाजे पर खटका हुआ, लेकिन वो चरखे की घड़-खड़ में सुनाई नहीं दिया। बीच के दरवाजे से माली भीतर आया। वो वहां की रोशनी में किसी दूर ग्रह से आया प्राणी लग रहा था। यहां जगन ने सिर्फ 10 वाट के बल्ब लगाए हुए थे, जिससे आंखों की पुतलियों को हानि न पहुंचे। बेटे के प्रवेश से चकित होकर जगन ने अपने शरीर को छिपाने के लिए सीने पर एक तौलिया डाल लिया। अगर उसे पता होता कि बेटा आएगा तो वो कुर्ता पहने रहता।
चरखा छोड़कर वो बढ़ा और माली के बैठने के लिए एक स्टूल उठाने लगा। माली ने स्टूल उसके हाथ से ले लिया और बोला, ये क्या तमाशा कर रहे हैं? फिर वो स्टूल जमीन पर रखकर उस पर बैठ गया। जगन अस्थिर खड़ा रहा। माली बोला, पापा बैठ जाइए, लेकिन ये पहिया बंद कर दीजिए, इससे शोर होता है और मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर जगन को धक्का सा लगा और उसने अपने ओंठ गीले किए। फिर चरखे को वहीं छोड़कर सीने के सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बोला, अब बताओ क्या बात करनी है? माली ने शिकायत के लहजे में कहा, शहर में हर कोई आपकी बातें कर रहा है। जगन जरा सा तन गया, लेकिन चुप रहा। उसके पेट का तनाव भी कम हो चला था, क्योंकि उसे ख्याल आया कि जब स्थिति काबू से बाहर हो जाए तो विरोध बंद कर देना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। उससे बेटे का डर भी खत्म हो रहा था। कौन लोग क्या कहते हैं? आनंद भवन के सेठ और कुछ लोग कल आपके बारे में बात कर रहे थे। जगन इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए बोला, तो करने दो। उसे अब एक नए लहजे में माली से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे वो पहले एक शब्द भी सुनने के लिए तरसता था। वो माली के चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि चांद का टुकड़ा बादल में डूब गया था और धीमे से बल्ब की जरा सी पीली रोशनी सब चीजों पर टिमटिमाती उन्हें धुंधला किए दे रही थी। माली ने जेब से एक कागज निकाला, उससे कुछ पढ़ने की कोशिश की, फिर बोला, आप ज्यादा रोशनी का बल्ब क्यों नहीं लगवाते? जगन बोला, हल्की रोशनी आंखों को आराम देती है। माली मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराया और बोला, यह केबल आज मेरे सहयोगियों से आया है। जगन ने सहयोगियों शब्द सुनते ही सोच लिया कि वो कुछ और सुनना नहीं चाहेगा। उसे डर तो नहीं लगा जैसे 48 घंटे पहले लग रहा था। उसके मन में विचार आया, पिछले कुछ घंटों में मुझ में बहुत परिवर्तन हो गया है, जिसे ये लड़का नहीं जानता। लेकिन मुझे इसके प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। सद्व्यवहार में कोई बुराई नहीं है, आखिरकार ये मेरा। उसके मन में पहले वाला प्यार जागा और ये सीधा प्रश्न करने में उसे कठिनाई हुई, क्या है इस केबिल में? माली ने फिर वो कागज रोशनी में निकाला और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन याद से ही उसका आशय बताया। कृपया केबिल से सूचित करें प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। सिर्फ केबल शब्द को छोड़कर जगन को यह अंग्रेजी समझ में नहीं आई। फिर भी उसने कहा, उन्हें केबल भेजने की क्या जरूरत थी? चिट्ठी से ही काम चल जाता। लड़का बोला, हम काम तेजी से करना चाहते हैं, ये सब आप मुझ पर ही क्यों नहीं छोड़ देते? अब इन्हें जवाब में क्या लिखूं? ये स्टेटस क्या होता है? ये किसके स्टेटस की बात कर रहे हैं? माली की मुट्ठियां कस गईं। वो बोला, इसका मतलब है कि हम निर्माण शुरू करने जा रहे हैं या नहीं? तुम इस वक्त ये बात करना चाहते हो? जगन ने पूछा। मुझे कुछ तो पता चले। जगन को अचानक बेटे पर तरस आने लगा, जो हैरान परेशान उसके सामने बैठा था। उसने उस दीवार को बुरा भला कहा जो दोनों के बीच खड़ी हो गई थी। वो बोला, बेटा, मैं तुम्हें दुकान की जिम्मेदारी देता हूं, ये तुम्हारी है, इसे चलाओ। लड़के ने चेहरा टेढ़ा किया, लेकिन सौभाग्य से रोशनी की कमी के कारण जगन को वो दिखाई नहीं दिया। मैं हमेशा के लिए आपको बता दूं कि मैं हलवाई नहीं बनना चाहता। मैंने अमेरिका में हजारों डॉलर खर्च करके मूल्यवान चीजें सीखी हैं। हमारा देश मेरी योग्यता का लाभ क्यों नहीं उठाता? मैं नहीं। हालांकि वो हलवाई शब्द कहने से बचना चाहता था, लेकिन इस पेशे के प्रति उसकी नफरत स्पष्ट हो गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर माली ने आखिरी बात कही, आपका धंधा तो अब चौपट हो गया है। यह तुमसे किसने कहा? धंधे का हर आदमी आपकी ही बात कर रहा है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जगन ने कुछ नहीं कहा। माली ने एक बार फिर राइटर मशीन बनाने की अपनी योजना उसको विस्तार से बताई और प्रोस्पेक्टस की शर्तों का खुलासा किया। जगन आसमान के सितारों पर नजर गड़ाए चुपचाप सब सुनता रहा। जब माली चुप हुआ तो जगन ने पूछा, ग्रेस कहां है? क्यों? लड़के ने सवाल किया। जगन के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य भी नहीं था। माली ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप बिजनेस में शामिल हो रहे हैं या नहीं। अगर मैं ना कहूं तो तुम क्या करोगे? तो ग्रेस को वापस लौटना होगा, उसके लिए हवाई टिकट खरीदना पड़ेगा, बस। इन दोनों बातों का क्या संबंध है? जगन ने पूछा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, रेडियो के पीछे लगे तारों की तरह। लड़का बोला, फिर उसे यहां रहने की क्या जरूरत होगी? यहां वो करेगी भी क्या? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। मैं कभी भी तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। उसे बुलाओ तो मैं बात करूं।
घर में ग्रेस की मौजूदगी का वो अभ्यस्त हो गया था। उसके बिना घर खाली खाली लगता था। अब उसके बिना सब एकदम सूना हो जाएगा। वो बाहर गई है, माली बोला। इतनी रात को कहां गई है? वो कहीं भी जा सकती है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। मेरा ये मतलब नहीं है, जगन बोला। भाग्य ने शायद यही फैसला कर लिया था कि दोनों के बीच बातचीत नहीं होगी। कोई अदृश्य शक्ति दोनों की जुबान को जब भी वे बात करना चाहते टेढ़ा कर देती थी और वे गलत बातें बोलने लगते थे। जगन अपने बेटे के पास जाकर कहने लगा, कहां जा रही है वो? क्यों जा रही है? यहां उसे कोई तकलीफ है? माली उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आप उसे कहीं जाने से रोकने वाले कौन हैं? वो आजाद औरत है, हमारे वाहियात मुल्क की बहुओं की तरह नहीं है। जगन बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो जा क्यों रही है। वो आजाद है, कौन कहता है नहीं है? क्या किसी बात से उसे तकलीफ हुई है? यहां उसे खुश रखने के लिए है क्या? माली बोला, इस सड़ी सी जगह में कोई जिंदगी है? वो अच्छी जिंदगी की आदी है। वो यहां कुछ काम करने आई थी और अब इसलिए जा रही है कि उसके लिए कोई काम नहीं है। जगन जो कहना चाहता था उसे चुपचाप पी गया कि वो घर की सफाई और धुलाई का काम तो करती ही है। ये घर काफी बड़ा है, इसलिए ये भी कोई कम काम नहीं है, पूरे दिन का है। इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए? वो यहां मेरे साथ प्रोजेक्ट का काम करने आई थी। आपने नोटिस में उसका नाम छपा नहीं देखा? जगन ने सवालों का जवाब न देने की कला पूरी तरह सीख ली थी। माली बोला, उसके करने के लिए कुछ नहीं बना, इसलिए वो जा रही है, बस। अब उसका टिकट फौरन खरीद देना है। लेकिन पत्नी को तो पति के साथ हर स्थिति में रहना चाहिए। यह आपके जमाने में होता होगा, माली ने कहा और चला गया। उस रात जगन को नींद नहीं आई। उनके बिजनेस की समस्या उसकी समझ से परे थी। ग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। उसे उसकी उपस्थिति प्रिय थी। वो घर की एक कमी को पूर्ण करती थी। माली ने उसे कहां छिपा दिया था? वो तो यह भी बताने को तैयार नहीं था कि इस वक्त वो कहां है। क्या इस तरह कोई अपनी पत्नी के साथ रहता है?